नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नरेश कुमार कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। छात्रों, इस वीडियो में आज हम प्रोफेसर यशपाल कमेटी 1993 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बीएड, बीए, बीएड, शिक्षा शास्त्री एवं सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं यथा रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीटेट आदि आदि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रोफेसर यशपाल समिति। इसका कुछ सामान्य परिचय मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, देश के अधिकतम विद्यालयों में विशेषतः निम्न कक्षाओं में छात्रों पर लगातार पढ़ाई का बोझ बढ़ रहा था, जो अत्यंत शोचनीय स्थिति तक पहुंच गया था। पालकों पर पड़ रहे इस बोझ के कारण शिक्षण प्रक्रिया नीरस होती जा रही थी। इसके निराकरण के लिए खेल, सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप अर्थात को करिकुलम एक्टिविटीज एवं छात्रों के समुदाय से घनिष्ठ संबंध जैसे उपाय पर्याप्त लाभकारी हो सकते हैं। अब स्कूली छात्रों के बोझ को कम करते हुए अधिगम की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1 मार्च 1992 को एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। चूँकि अध्यक्ष पद पर समिति के प्रोफेसर यशपाल आसीन थे, इसलिए इस समिति को यशपाल समिति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे समिति के कुछ अन्य सदस्य भी थे, जिनमें प्रोफेसर कृष्ण कुमार, सुश्री दीना गुहा, प्रोफेसर TS सरस्वती, डॉक्टर VG कुलकर्णी एवं डॉक्टर GL अरोड़ा थे। अब हम बात करते हैं यशपाल समिति के विचारणीय विषय पर। तो दोस्तों, यशपाल समिति के विचारणीय विषय कुछ इस प्रकार हैं: जीवन पर्यंत स्वतः अध्ययन तथा दक्षता निर्माण सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के तौर तरीकों के विषय में सलाह देना। यानी यशपाल समिति का जो विचारणीय विषय था, उसमें सेल्फ स्टडी और दक्षता निर्माण आदि सहित तमाम जो अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो सभी स्तर हैं स्कूली छात्रों के और विशेषकर छोटे बच्चों के, प्राइमरी सेशन के, वो पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए क्या तौर तरीके अपनाए जाएं, इस विषय में सलाह देना इस समिति का मुख्य विषय था। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर यशपाल समिति का प्रतिवेदन। सिफारिश से पहले हम थोड़ा प्रतिवेदन की बात करते हैं। तो प्रतिवेदन में सबसे पहले समिति ने संपूर्ण देश में व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माताओं, विभिन्न स्कूल के बोर्डों, पाठ्य पुस्तक के जो लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रशासक हैं, शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं आदि से विचार विमर्श करने के बाद में अपनी सिफारिश और सुझाव को इन्होंने लिपिबद्ध करके
15 जुलाई 1993 को अपना प्रतिवेदन MHRD के मिनिस्टर के समक्ष प्रेषित किया और यह रिपोर्ट इन्होंने शिक्षा बिना बोझ के यानी लर्निंग विदाउट बर्डन नामक शीर्षक से प्रस्तुत की, जिसको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और उसमें जो प्रथम भाग है उसमें प्रस्तावना का पार्ट है, जिसमें समिति के गठन के उद्देश्य, उसकी कार्यविधि, उसका विश्लेषण बताया गया है। दूसरे भाग में पाठ्यचर्या के भार की समस्या के बारे में वर्णित है, जिसमें तत्कालीन जो स्कूली शिक्षा थी और उससे संबंधित समस्या थी उसको उजागर किया गया है। तीसरा अगर पार्ट है, तीसरे में बात करें तो समस्या की जो जड़ें हैं, कोर दी प्रॉब्लम्स, यानी समिति के इस भाग में तत्कालीन जो स्कूली समस्या शिक्षा की समस्या थी उसके कारणों पर प्रकाश डाला गया है। और चौथे भाग में रिकमेंडेशन है, सिफारिशें हैं। यानी तृतीय भाग में जो समस्या के कारण थे उसको जानने के बाद में चतुर्थ भाग में इस समस्या के समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं वो सुझाए गए हैं। और पांचवा जो भाग है उसमें परिशिष्ट है, समिति के गठन का आदेश पत्र इसमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं यशपाल समिति की प्रमुख सिफारिशें। तो यशपाल समिति की सिफारिशों में प्रथम सिफारिश जो है वो ये है कि विद्यालयों में सामूहिक गतिविधियों एवं सामूहिक उपलब्धियों को क्रियान्वित कर उन्हें बढ़ावा दिया जाए। अब उससे क्या होगा, ताकि विद्यालयों में सहयोग पर आधारित शिक्षण प्रणाली प्रोत्साहित हो सके। यानी सामूहिक गतिविधियों में सामूहिक उपलब्धियों को हम अगर क्रियान्वित करें और उन्हें बढ़ावा दें तो विद्यालयों में सहयोग आधारित जो शिक्षण प्रणाली है वो प्रोत्साहित हो सकेगी, उसको बढ़ावा मिल सकेगा। दूसरा रिकमेंडेशन ये थी कि पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने और पाठ्यक्रम निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे अध्यापकों की सहभागिता में वृद्धि होगी। यानी जो विकेंद्रीकरण है उसको होने के बाद में जो सत्ता है वो सभी अध्यापकों के हाथों में बराबर बराबर रूप से चली जाएगी और उसका फल ये होगा कि अध्यापकों की सहभागिता में वृद्धि हो सकेगी। तीसरे रिकमेंडेशन की बात करें तो तीसरे में यह कहा गया है कि पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य जो सामग्री है उसके सभी पक्षों में नवाचार के लिए सभी विद्यालयों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी जो बुक्स हैं हमारी उनमें, अन्य सामग्री उनमें, सभी पक्षों में नवाचार में वृद्धि की बात कही गई है, जिससे सभी विद्यालय प्रोत्साहित हों और अलग अलग जो नवाचार है अब वो कर सकें। चौथा रिकमेंडेशन की अगर बात करते हैं तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में नवाचारों के प्रति समर्पित जो पूर्ण स्वैच्छिक संगठन है उनको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षक प्रशिक्षण के विकास में स्वतंत्र सहयोग दिया जाना चाहिए, जिससे वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। और स्वतंत्र रूप से काम करने का प्रतिफल ये होगा कि वह कार्य सरलता के साथ में आसानी से कम समय में पूर्ण हो पाएगा। अगला हम बात करते हैं तो शैक्षिक उपकरणों के क्रय, मरम्मत एवं बदलाव के लिए विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनको अधिकार में पर्याप्त आकस्मिक राशि का प्रावधान होना चाहिए। यानी आकस्मिक राशि अगर उनको आवश्यकता पड़ती है किसी भी विद्यालय में प्रधानाचार्य को कि इस चीज़ ये हमें टीचिंग ऐड मंगवाना है, जैसे ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और ग्लोब मंगवाना है या नक्शे मंगवाने हैं या कोई साइंस की प्रोजेक्ट किससे संबंधित मशीनरी हमें मंगवानी है, तो इस प्रकार के जो आकस्मिक प्रोजेक्ट हो उसके लिए आकस्मिक राशि का प्रावधान होना चाहिए। यह अधिकार प्रधानाचार्य को प्रदान किया होता है और उस प्रधानाचार्य के अधिकार को वह जब काम में लेता है तो उसके लिए आकस्मिक राशि का प्रावधान होना चाहिए। अगला हम बात करते हैं कि प्रोफेसर यशपाल समिति ग्रामीण, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन संबंधी विचार का समर्थन करती है, जिससे कि वे अपने कार्य क्षेत्र में स्कूलों के नियोजन तथा निरीक्षण का कार्य परिपूर्ण ढंग से कर सकें।
अगला रिकमेंडेशन की बात करें तो पाठ्यपुस्तक निर्माण की शैली में परिवर्तन किया जाए, जिससे पाठ्यपुस्तकों के लेखन में अधिकाधिक अध्यापक भाग ले सकेंगे। यानी जो पाठ्यपुस्तक निर्माण की शैली है उसमें अगर थोड़ा चेंज किया जाए, उससे पाठ्यपुस्तकों का जो लेखन है उसमें अधिक से अधिक टीचर्स भाग ले सकेंगे। अगली हम बात करते हैं तो नर्सरी स्कूलों को खोलने एवं उनके संचालन को विनियमित करने के लिए उचित कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय अपनाए जाएं, जिससे स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए आवास, स्टाफ, उपकरण, खेल सामग्री के संबंध में मानदंड निर्धारित किए जाएं। अगला हम बात करें तो अध्यापकों की सतत शिक्षा को स्थायी कार्यक्रम के रूप में विकसित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि की जाए। यानी टीचर्स की जो सतत शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए उनकी व्यावसायिक जो दक्षता है उसमें वृद्धि की जाए। इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य कार्यकलापों की व्यवस्थित रूपरेखा तैयार कर उन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षक की जो दक्षता है उसमें कमी नहीं आए। अगला हम बात करें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्राकृतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित अधिकाधिक जो विषय वस्तु है वैसे प्रयोग किए जाएं उसमें बालक स्वयं कर सकने में सक्षम हो या अध्यापक उस कार्य को स्वयं करने में सक्षम हो। इस प्रकार का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर प्राकृतिक विज्ञान के करिकुलम में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगली हम बात करते हैं तो आधारभूत जो गणितीय संकल्पनाएं हैं उनको सीखने की गति को धीमा करने के लिए देश के सभी भागों में प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाए और उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि गणित संबंधी जो समस्याएं हैं, गणित की जो संकल्पनाएं हैं उनको सीखने में मदद मिल सके। अगली रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो प्रोफेसर यशपाल कमेटी में इतिहास और भूगोल के अतिरिक्त 8वीं 9वीं 10वीं कक्षाओं के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में हमारी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के दर्शन एवं कार्यविधि की जानकारी दी जाए, जिससे कि बालक सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित जो समस्याएं हैं और प्राथमिकताएं हैं उनका विश्लेषण कर सके और उन्हें आत्मसात कर सके। हम बात करते हैं परोपकार की भावना की, सहयोग की भावना की, टीम भावना की, वसुधैव कुटुंबकम की। ये तमाम जितनी भी बातें हम करते हैं वो आत्मसात बच्चे कब कर पाएंगे, जब उनको सामाजिक रूप से सामाजिक दर्शन के, सामाजिक गतिविधियों की, राजनीतिक गतिविधियों की और आर्थिक व्यवस्था जो हमारी है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था हम कर पाएंगे जिससे उन प्राथमिकताओं का विश्लेषण करने के बाद में बच्चे उन्हें आत्मसात कर पाएंगे। अगला हम बात करते हैं भाषा की। पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय एवं बोलचाल के मुहावरों को उचित स्थान प्रदान किया जाए। भाषा की त्रुटि ना हो इसके लिए भाषा की पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय एवं बोलचाल के जो मुहावरे हैं उनको उचित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। अगली प्रमुख सिफारिश की बात करें तो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी के कारण स्कूलों में जो वर्तमान में शिक्षण की गुणवत्ता अत्यंत शोचनीय होती जा रही है, अतः इसके लिए बीएड जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं उनमें माध्यमिक, प्रारंभिक या नर्सरी स्तर पर शिक्षण हेतु विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रावधान होना चाहिए, तब जाकर के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी दूर हो पाएगी। अगला हम बात करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में बालकों को किसी भी प्रकार का गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। यानी प्राथमिक जो लेवल के बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार का होमवर्क नहीं दिया चाहिए। और हम साथ में बात करें माध्यमिक लेवल पर भी, तो माध्यमिक लेवल पर भी अगर आवश्यकता हो
तो जो पाठ्य पुस्तक है उसके अतिरिक्त गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यानी कोई प्रोजेक्ट रूप में उसको होमवर्क दिया जाना चाहिए। और अंतिम रिकमेंडेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें शिक्षक छात्र का जो अनुपात है कक्षा में 1:40 होना चाहिए, यानी एक टीचर पर 40 बच्चे होने चाहिए, अर्थात 40 बच्चों पर एक अध्यापक हो। और यह अनुपात प्राथमिक कक्षाओं में 1:30 होना चाहिए, अर्थात 30 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंतर्गत प्रोफेसर यशपाल समिति 1993 के बारे में विस्तृत चर्चा की। उसके विचारणीय विषय क्या थे, यशपाल समिति की रिपोर्ट क्या थी और यशपाल समिति की मेन रिकमेंडेशन क्या थी, उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।